गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के आज एक बार फिर मैं पुनः बेहतरीन 15 प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हमेशा की तरह शुरुआत एक अच्छे विचार से। आज का सुविचार क्या है? बहुत ही अच्छा विचार। आज ये थोड़ा सा आपको आपके अपने जीवन के बारे में ये विचार ध्यान केंद्रित कराता है। क्या कह रहा है? अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। बहुत ही उत्तम विचार है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक, ये क्या कह रहा है विचार कि अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखिए जिसको आप पाना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में मत सोचिए जिसको आप खो चुके हैं। ठीक, हम लोग के जीवन का अधिकांश हिस्सा पुरानी चीज़ों को सोच सोच कर जो है दुख और डिप्रेशन में चला जाता है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हाँ, ये गलती हुई, वो गलती हुई, ये मिला, ये नहीं मिला, ये कमी रह गई थी, ये अच्छी चीज़ें हो गई थी। हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि हमको क्या आगे मिलना चाहिए, किन किन चीज़ों को हम हासिल कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों पर हम फोकस उतना नहीं करते हैं जितना हम अपने पीछे की चीज़ों पर कोसने के दौरान करते हैं। हमेशा अपने आप को अपनी पुरानी गलतियों को कोसते रहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। यदि अगर हम पुरानी चीज़ों को जो है भूलना जल्दी सीख जाएं तो शायद हम अपने जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का सुविचार यही बताता है कि आप आगे क्या पाना है आप उसके बारे में सोचिए, आपने क्या खोया है उसके बारे में सोचना भूल जाइए। ठीक, तो ये आज का रहा बहुत ही अच्छा विचार। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, करंट बम के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सभी लोग लाइव आ जाइए, खटाखट आंसर दीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आना तय है। हाल ही में कहाँ भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो शुरू हुआ है? ठीक, बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो जो है 4 ऑप्शन है, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना। इन चारों में से आपको ये चूज करना है कि वन बायो नामक प्लांट कहाँ पे शुरू हुआ है। ठीक, तो पहले मैं इसको बताना चाहूँगा, ये प्लांट जो होता है वो दवा निर्माण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? दवा निर्माण से संबंधित होता है। ठीक, जीन विश्लेषण से संबंधित होता है, जीन विश्लेषण से संबंधित होता है, विश्लेषण से संबंधित होता है। ठीक, अनुसंधान से संबंधित होता है, अनुसंधान से संबंधित होता है। और ये अनुसंधान किए जाते हैं मानव रोगों पर, मानव रोगों पर ये अनुसंधान किए जाते हैं। ठीक, तो ये 3 चीज़ें आपके इस प्रकार के प्लांट में उपस्थित होंगी और ये तीनों चीज़ें आपको जिस जगह पे मिल रही हैं वो उसका नाम है वन बायो। और वो कहाँ पे स्थापित हो रहा है? तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में उद्घाटन हो चुका है। ठीक, और इस प्लांट की क्या खासियत है? ये इस प्लांट की क्या खासियत है? सबसे पहला पॉइंट इसका आप लोग नोट करिएगा कि यह प्लांट भारत में सबसे तेजी से दवा निर्माण करेगा, सबसे तेजी से दवा निर्माण करेगा। ठीक, दूसरी क्या क्वालिटी है? यह प्लांट भारत में सबसे सस्ती दवाओं का निर्माण करेगा, सबसे सस्ती दवाओं का निर्माण करेगा, सबसे सस्ती दवाओं का निर्माण करेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, सबसे सस्ती दवाओं का निर्माण करेगा। यह प्लांट भारत में सबसे तेजी से यह प्लांट भारत में सबसे सस्ती दवाओं का निर्माण करेगा। 2 इसका बेनिफिट है। ठीक, कम समय में सबसे अच्छी लागत में आपको दवा मिलेंगी। यह स्थापित कहाँ पे हुआ है? जीनोम वैली एक प्लेस है, जीनोम वैली एक प्लेस है। और ये प्लेस है आपका कहाँ पर? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद, जो तेलंगाना की राजधानी है। ठीक, इस जीनोम वैली के स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर 25 वर्ष पूरे हुए हैं, 25 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, किसके? स्थापना के। किसके पूरे हुए हैं? स्थापना के 25 वर्ष पूरे हुए हैं।
ठीक, तो यहाँ पे जीनोम वैली हैदराबाद के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहीं पर ही इस वन बायो प्लांट को शुरू किया जा चुका है। ठीक, और इस पर जो लागत आ रही है वो आपका लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार हो रहा है। 250 करोड़ रुपए की लागत से यह तैयार हो रहा है, यह तैयार हुआ है। ठीक, तैयार हुआ है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में सबसे तेजी से दवाओं का निर्माण, सबसे तेजी से रिसर्च, सबसे कम लागत में दवाओं का निर्माण जिस प्लेस पे हो रहा है वो प्लेस है वन बायो, और ये स्थापित है आपके कहाँ पर, तेलंगाना में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, और हैदराबाद में कहाँ पर, जीनोम वैली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खटाखट आप लोग आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। बढ़िया क्वेश्चन, विवादित क्वेश्चन है, विवादित चीज है, क्वेश्चन विवादित नहीं है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद सौर दिवस आदेश वापस लिया है? असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। ये सौर दिवस क्या है भैया? इन तीनों में से एक सरकार सौर दिवस मनाने जा रही थी। किस दिन को? कल को, 6 दिसंबर को यह जो है सौर दिवस मनाने जा रही थी एक सरकार। ठीक, इस दिवस को सौर दिवस मनाने का कारण क्या है? इनका ये कहना था 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और इस विध्वंस में दंगे हुए थे जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसके फलस्वरूप हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत पीक पर आ चुका था। ठीक, इस घटना को यादगार बनाने के लिए यहाँ की सरकार ने इन तीनों में से, मैं आपको ऑप्शन में आंसर ही बता देता हूँ, ये किस राज्य सरकार का निर्णय था? राजस्थान राज्य सरकार का निर्णय था। राजस्थान सरकार इस दिवस को बहादुरी के लिए, वीरता के लिए, सम्मान के लिए एक नाम दी थी, सौर दिवस मनाने की घोषणा की थी। लेकिन जब विवाद बढ़ता चला गया तो सरकार ने ये घोषणा अपनी वापस ले ली। ठीक, तो और सभी लोगों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था, ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से प्रस्तुत करना था, जो भी हो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। लेकिन ये सौर दिवस अगर आपको पूछा जाए तो सौर दिवस कब मनाया जाना था? कब? 6 दिसंबर को। किस राज्य सरकार के द्वारा? वो राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कहाँ सरस आजीविका मेले का शुभारंभ हुआ है? ठीक, कहाँ सरस आजीविका मेले का शुभारंभ हुआ है? भोपाल, जयपुर, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब ये एक महत्वपूर्ण मेला है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण मेला है। ये मेला जो आयोजित होता है वो किसके द्वारा होता है, सबसे पहले हम उसको बताएंगे। ये जो मेला आयोजित होता है ये स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का मेला है। ठीक, और ये स्वयं सहायता समूह ऐसे सहायता समूह हैं जिनमें क्या है? महिलाएं हैं। तो आप कह सकते हैं महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का आयोजन है, के उत्पादों का मेला है। ठीक, अब इसमें इनका क्या है उत्पाद, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज, इनके जो उत्पाद हैं हथकरघा है। ठीक, हथकरघा, हाथ से बनी हुई चीज़ों का हथकरघा उत्पाद। ठीक, भोज्य सामग्री, ठीक, वस्त्र, ठीक, और इसके साथ साथ ही सजावटी सामान, इनके उत्पाद हैं। तो
ये जो आयोजन है पूरे देश के महिला स्वयं सहायता समूह, ठीक, ऐसे समूह जो आपस में कंडक्ट करके आपस में मेलजोल से बनाया जाता है, महिलाओं के द्वारा स्थापित है, महिलाएं मिल करके इस समूहों को चलाती हैं और इनको सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। और ये जो समूह हैं ये मिल करके किसी एक खास प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, उसकी बिक्री से जो आय होती है उसको वो आपस में बांटते हैं। तो ऐसे समूहों का, ऐसे महिला स्वयं सहायता समूहों का बहुत बड़ा आयोजन जो है शुरू हो चुका है, जिसे हम लोग सरस आजीविका मेला कहते हैं। इसकी शुरुआत नई दिल्ली से होगी, नई दिल्ली से हुई है, भारत मंडपम से। कहाँ से हुई है? नई दिल्ली के भारत मंडपम से। और ये आपका जो है नोएडा तक इसका जो है चरण चलेगा। तो ये कई चरणों में आयोजित होने वाला मेला है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का प्रदर्शन किया जाता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका जो आयोजन होता है वो महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा होता है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ठीक, खड़ा कर आंसर देते रहिएगा। आंसर चाहे सही हो चाहे गलत हो, आप सभी लोग आंसर को जरूर दिया करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बढ़िया खुशखबरी। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, इनमें से कोई नहीं। किस क्रिकेट में? वनडे क्रिकेट में। मैंने कल की क्लास में बताया था या परसों कल ही क्लास में कि क्रिकेट के 3 फॉर्मेट होते हैं, जिसमें एक फॉर्मेट है आपका वनडे क्रिकेट, जिसमें 50 ओवर का मैच होता है। 50 ओवर का मैच होने वाला जो फॉर्मेट होता है क्रिकेट का, उसे वनडे क्रिकेट कहते हैं। ठीक, इस वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसके पहले आप लोग आंसर दीजिए, मैं बताना चाहूँगा। पहले ये रिकॉर्ड था बूम बूम आफरीदी के नाम पे। शाहिद आफरीदी इनका नाम था, लेकिन इन्हें बूम बूम आफरीदी के नाम से जाना जाता है। शाहिद आफरीदी कहाँ के प्लेयर हैं? ये पाकिस्तान के। कहाँ के प्लेयर हैं? पाकिस्तान के। इनके नाम दर्ज था 351 छक्का। 351 छक्का था और इन्होंने 398 मैच में ये रिकॉर्ड बनाया था। बहुत सालों तक ये क्रिकेट खेले हैं, बॉलिंग भी करते थे और छक्के भी बहुत मारते थे। और ऐसा जब ये क्रिकेट की दुनिया में आए थे तो ऐसा माना जाता था कि ये जब जितनी देर क्रीज पे रहेंगे उतनी देर चौके छक्के की बरसाती होगी। और बहुत लंबे लंबे छक्के मारे इन्होंने, और इसीलिए इनका रिकॉर्ड जो है अभी भी बना हुआ था 351 छक्के का। अब जो रिकॉर्ड बना है वो बन गया है 352। और इन तीनों में से जिन्होंने बनाया है उन्होंने मैच खेले हैं टोटल 277 मैच। सोचिए कितने कम मैच में ये उपलब्धि, और ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ही हैं। तो और ये रिकॉर्ड बना है किसके नाम पे? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के नाम पे ये रिकॉर्ड बना है। इन्होंने सिर्फ 277 मैच में, देखिए कितना गैप है, ठीक है, 100 से अधिक आपके मैच कम खेले हैं और इन्होंने छक्के मार दिए हैं। कितना? 352। इन्होंने भी बहुत लंबे लंबे छक्के मारे हैं, बहुत मजबूत इनका सोल्जर है। और इनके रिकॉर्ड छक्कों की संख्या बढ़कर के हो गई है 352। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र को बंद किया है? ठीक, सूडान, वेनेजुएला, इथियोपिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक, जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुए हैं, हम आपको देखिए हफ्ते 10 दिन में कोई न कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई न कोई इनके निर्णय को लेकर के जरूर आ जाता है। ठीक, और ये ऐसे मुद्दों को जरूर छेड़ते हैं जिससे कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिस्प्यूट बढ़े, विवाद बढ़े। और इन्होंने एक काम आगे किया है, और इन्होंने जो है हवाई क्षेत्र को बंद किया है, उड़ानों को बंद किया है। और वो क्षेत्र पूछा जा रहा है कहाँ से इन्होंने उड़ानों को बंद किया है, किस क्षेत्र से बंद किया है। तो वो आपका जो एरिया है, वो आपका जो देश है, वो आपका वेनेजुएला है। ठीक, वेनेजुएला। ठीक, वेनेजुएला के पीछे कूटनीतिक दिमाग है। ठीक है, मुद्दा कुछ और था, लेकिन इस मुद्दे को कुछ दूसरी चीज़ों के साथ आगे बढ़ाया गया है। तो इन्होंने वेनेजुएला के साथ हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है, और इन्होंने इसका जो कारण बताया है हवाई क्षेत्र बंद करने का। कारण बताया है हवाई क्षेत्र बंद करने का।
वो है आपका ड्रग्स की सप्लाई। वो आपका क्या है? ड्रग्स की सप्लाई। ठीक, ड्रग्स मतलब मैंने कई बार बताया है, नशीले पदार्थों की रोकथाम। इन्होंने कारण यही बताया है कि वेनेजुएला से बहुत सारे नशीले पदार्थ अमेरिका में प्रवेश करते हैं, जिसके लिए वो इस क्षेत्र के हवाई क्षेत्र को क्या करने जा रहे हैं? बंद करने जा रहे हैं। और उन्होंने वेनेजुएला के साथ अपने सभी हवाई क्षेत्रों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत को 2025-29 के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है। ठीक, इसमें IMF है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, यूनाइटेड है। ठीक, और इसमें आपको ये बताना है कि किसके कार्यकारी बोर्ड में, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मतलब कार्यकारी बोर्ड में चुना गया है। ठीक, एक प्रमुख पद मिला है इन चारों में से किसी एक में। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत को अगले 4 वर्षों के लिए, भारत को अगले 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए चुना गया है। ठीक, इसमें 58 सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 58 सदस्य होते हैं। ठीक, और जैसा कि मैंने कई बार चर्चा की है कि यूनेस्को की स्थापना जो है, यूनेस्को की स्थापना जो थी वर्ष 1945 में हुई है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में। ठीक, तो 4 सालों के लिए भारत को यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में सदस्य बनाया गया है, और ये जो है एक प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है किसमें? यूनेस्को में। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? हाल ही में 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। इसका संबंध किस देश से है? ठीक, श्रीलंका, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, जापान। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं इसके पहले क्वेश्चन लाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ है। कहाँ पर? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। किस नंबर का है ये? 56वें नंबर का ये 56वां आयोजन है। कौन सा आयोजन है? 56वां आयोजन है। 56वां आयोजन है। अब बात करते हैं इस पुरस्कार की। तो जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड होता है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड उस पिक्चर को मिलता है जो इस समारोह की सर्वश्रेष्ठ पिक्चर चुनी जाती है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रदान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष जिस फिल्म को ये अवार्ड मिला है उसे कहते हैं, उस फिल्म का नाम है स्किन ऑफ यूथ। तो ये श्रीलंका, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इनमें से जिस देश से ये रिलेशनशिप रखती है पिक्चर, किस देश की पिक्चर है? वियतनाम की। ठीक है, ये वियतनाम की पिक्चर है स्किन ऑफ यूथ, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा अवार्ड जीत करके ले गई है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीत करके ले गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम।
खटाखट आंसर देते रहिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश भर में सबसे ज़्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? नाइट्रेट, यूरेनियम, आर्सेनिक, लेड। ठीक, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ये जल की गुणवत्ता को मापने वाला बोर्ड है, जो वाटर क्वालिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जो जल की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट प्रतिवर्ष देता है। ठीक, मतलब ये जो आपकी रिपोर्ट है ये आपकी बताती है कि आपके पानी में कौन सा प्रदूषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में है, उनका संरक्षण कैसा हो, उनको दूर कैसे किया जाए। ठीक है, वाटर का जो है प्यूरिफिकेशन कैसे हो, वाटर की शुद्धता को कैसे बढ़ाया जाए, ये सब रिपोर्ट में अपनी जो है सिफारिशें भी देता है। तो इस साल इसने जो घोषित किया है, ठीक, देखिए अभी कुछ सालों तक हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या थी वो किसकी थी? आर्सेनिक की। किसकी समस्या थी? आर्सेनिक की। लेकिन अब आर्सेनिक से ज़्यादा हमारी समस्या हो चुकी है किसकी? नाइट्रेट की। ठीक, नाइट्रेट की सबसे ज़्यादा समस्या हो चुकी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए है, नाइट्रेट। ठीक, और ये इसका प्रदूषण जो है सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। तो नाइट्रेट भारत में मुख्य जल प्रदूषक की श्रेणी में आ चुका है। ठीक, श्रेणी में आ गया है। ये चीज़ ये ध्यान रखिएगा, और यहीं पे आप ये ध्यान रखिएगा लगभग 28% जल, आपका 28% जल क्या है? प्रदूषित है। कितना है? प्रदूषित है। कितने परसेंट? 28%। और लगभग 72% पानी जो है वो प्रदूषण मुक्त घोषित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। अब इस 28% में प्रदूषित जल में जिस तत्व की सबसे ज़्यादा मात्रा है वो है आपकी नाइट्रेट। ठीक, और पानी में नाइट्रेट यदि है तो आपको बच्चों में एक बीमारी होती है, तो उस बीमारी को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। किसमें? बच्चों में। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है? यदि पानी में नाइट्रेट अधिक है तो नाइट्रेट ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है? कम कर देता है, जिससे कुछ ही देर में आपका शरीर कैसा हो जाता है? शरीर नीला दिखाई देने लगता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा नाइट्रेट की कमी से क्या होगा, नाइट्रेट की अधिकता से क्या होगा। किस चीज़ की कमी होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का रंग देखा जाता है। बच्चे के रंग देखा जाता है तो ये देखा जाता है कहीं नीला तो नहीं है। यदि नीला होता है तो बच्चों को तुरंत ही आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन उसका कारण नाइट्रेट नहीं होता है। उसका कारण है कि बच्चे का जो फेफड़ा है, लंग्स है, वो वायुमंडल से ऑक्सीजन को कम मात्रा में कैप्चर कर रहा है, जिससे ऑक्सीजन की कमी से उसके शरीर का रंग कैसा होता है? नीला होता चला जा रहा है। आईसीयू में रखते हैं कुछ दिन तो बच्चे को एक स्वस्थ श्वसन की क्रिया होती है और कुछ ही दिनों में वो सामान्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? नाइट्रेट की हो रही है। और इस नाइट्रेट की अधिकता से
ऑक्सीजन की कमी होगी तो कलर जो दिखाई देगा तो वो आपका कैसा होगा, नीला। और इसी कारण इस बीमारी को हम लोगों ने नाम क्या दिया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या नाम दिया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर भेजते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब लोग आंसर दीजिए। प्रतिवर्ष वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, इस बीमारी का यह पूरा नाम है। और ये बीमारी जिसकी वजह से फैलती है उससे कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, इसका नाम है, जिसे HIV वायरस भी बोलते हैं। और इस बीमारी का जो ये वर्ल्ड एड्स डे मनाना हम लोगों ने शुरू किया है वो वर्ष 1988 से। हम लोगों ने कब से इसको मनाना शुरू किया गया है, वर्ष 1988 से। और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह दिवस घोषित किया गया था। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह दिवस घोषित किया था वर्ष 1988 से। ठीक, और यह बीमारी जो फैलती है वो है असुरक्षित यौन संबंध से, ठीक, अशुद्ध रक्त से। अशुद्ध रक्त मतलब कि यदि किसी को HIV वायरस है, अगर उसने रक्त दिया दूसरे को तो उसको भी वायरस से प्रवेश कर जाएगा। ठीक, और संक्रमित सुई मतलब यदि किसी व्यक्ति को एड्स की बीमारी है, उसे स्वयं न पता हो या पता भी हो, तो यदि उस सुई का प्रयोग जो है कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तो ये वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर दिया जाएगा। इसीलिए देखिए, जब भी इंजेक्शन अब लगाए जाते हैं तो इंजेक्शनों को तुरंत ही क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, या उसे अच्छे से बॉयल करके यूज करते हैं। ठीक, तो ये अब आते हैं किस दिन मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष हम 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। हाल ही में भैंसों की लड़ाई मोहजुज को प्रारंभ करने के लिए किसने जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम बिल 2025 पास किया है? असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ठीक, तो ये पहली बात तो इसका नाम क्या है, मोहजुज। ठीक, और इसमें किसकी लड़ाई होती है, भैंसों की लड़ाई। ठीक, और भैंसों की लड़ाई होने के कारण जानवरों के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था पेटा। कौन सी है संस्था, पेटा। ठीक, इस पेटा ने जो है इसका विरोध किया था, जिससे इस पर जो है बैन लगा था। लेकिन अब इस बैन को, इस प्रतिबंध को दूर करने, क्योंकि ये धार्मिक उत्सव है और ये जो आपका किया जाता है कब होता है, पहली बात तो मैं आंसर दे दूं, क्योंकि मैं जिस उत्सव का नाम लेने जा रहा हूं उस उत्सव से आप चलिए गेस करिएगा। ये आपका उत्सव मनाया जाता है, ये लड़ाई होती है कब, माघ बिहू में। ठीक, बिहू जो है साल भर में जो है कई बार मनाया जाता है, जिसमें आपका एक बार मनाया जाता है कब, माघ में। ठीक, तो माघ बिहू जो है, उस माघ बिहू में ये मोहजुज नामक भैंसों की लड़ाई होती थी। और ये आपका राज्य कौन सा है, असम। ठीक, तो इस पर बैन लगा था और इस पर बैन लगने के बाद जो है इसको जो है शुरू करवाने के लिए असम की सरकार एक बिल जो है पास की है। ठीक, और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा जानवरों से संबंधित एक महत्वपूर्ण
लड़ाई आपकी जल्लीकट्टू भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, जल्लीकट्टू भी है। और ये लड़ाई आपकी कहाँ पर फेमस है? तमिलनाडु में। ठीक, जो ये बैलों की लड़ाई है, ठीक है, वो भैंसों की लड़ाई है, तो ये कौन सी लड़ाई है? बैलों की लड़ाई है। और ये आपका का आयोजन कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असोम। ऑप्शन नंबर ए, असोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। हाल ही में यूएस रूसी क्रू 8 महीने के मिशन के लिए आईएसएस के लिए कहां से रवाना हुए हैं? पहले इस प्रश्न को समझिएगा, पहले इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। यूएस रूसी क्रू, ठीक, ये यूएस मतलब आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, रूसी मतलब रूस के साथ भी है, क्रू माने जहाज है, क्रू माने जहाज है। ठीक, तो ये एक ऐसा जहाज है जिसमें अमेरिका और रूस के वैज्ञानिक बैठे हुए हैं। ठीक, कितने महीने के मिशन के लिए जा रहे हैं? 8 महीने के। कितने महीने के मिशन के लिए जा रहे हैं? 8 महीने के लिए। आईएसएस क्या है भैया? हमने अंतरिक्ष में एक स्टेशन बना रखा है, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसको कहते हैं इंग्लिश में आईएसएस का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक, ये नाम है। और इस स्टेशन पर जाएंगे रूस और अमेरिका के वैज्ञानिक, कुछ दिन रहेंगे, रिसर्च करेंगे और वापस चले आएंगे। ठीक, अभी देखिए कल्पना चावला जी भी यहीं पे गई थी, अभी कुछ दिन पहले लौट के आई थी। और इसमें पूछ रहा है कि कहाँ से रवाना हुए हैं, क्योंकि देश तो आपको बता ही दिया मैंने, अमेरिका और रूस के जो है वैज्ञानिक इसमें जा रहे हैं, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। और फिर इसका राइट आंसर क्या है आपका? कजाकिस्तान। ठीक, कजाकिस्तान के वैंकूवर, कजाकिस्तान के वैंकूवर नामक स्थान से ये जाएंगे। और इसको, इस स्थान को रसिया ने ले रखा है किराए पे, रूस के नियंत्रण में है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च की है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। किसको बढ़ावा देना है? टेक्नोलॉजी। स्टार्टअप मतलब क्या होता है? जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट के। इकोसिस्टम मतलब एक तंत्र की बात हो रही है। तो बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार, ये उत्तर आ गया मेरे मुंह से निकल गया, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र की सरकार जो है वो मैट्रिक्स पहल लॉन्च कर रही है। ठीक, और इसमें वो विज्ञान पर महत्व देगी। ठीक है, रिसर्च पर, अनुसंधान पर महत्व देगी। ठीक, तकनीक पर महत्व देगी। तो इनसे रिलेटेड जो योजना है आपकी मैट्रिक्स योजना है। ठीक, महाराष्ट्र टेक्नोलॉजी रिसर्च इंक्यूबेशन एक्सीलेंस। ठीक, तो ये इस योजना का फुल फॉर्म है। और इसको स्टार्ट करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक, महाराष्ट्र जो है इन चीज़ों से आपका अपनी प्रगति करेगा इस पहल से। किस पहल से? मैट्रिक्स से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। ज़्यादा जो है आप लोग आंसर देते रहिए, गलत या सही उससे मतलब नहीं है। किस देश ने अभी हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन को प्रतिबंधित कर दिया है? रूस, जापान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो नाम से स्पष्ट है कि ये संगठन किससे जुड़ा होगा? मानवाधिकार से। किससे जुड़ा होगा? मानवाधिकार से। ठीक,
और इसको आप कह सकते हैं पूरे ये संस्था, ये एक एनजीओ है, संगठन है, पूरे विश्व में मानवाधिकार की लड़ाई लड़ने में अग्रणी संस्था है। ठीक, और इसके क्रियाकलापों को बंद कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है किसी एक देश में, रूस, जापान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसको बैन किया है किसने? रूस ने। ठीक, तो रूस ने अपने यहाँ ह्यूमन राइट्स वॉच नामक मानवाधिकार संगठन को क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये थोड़ा सा जो है ह्यूमैनिटी के लिए निगेटिव बात है, लेकिन जो है रूस जो है अपने आंतरिक मामलों में किसी का भी दखलंदाजी नहीं पसंद करता है। वो सदैव अपने हितों को, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ करके देखता है। तो उसने लेकिन अब ह्यूमन राइट्स वॉच को क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने वाला कानून लागू किया है? ठीक, कैद कितने की होगी यदि आपके ऊपर आरोप सही पाए जाते हैं? 10 साल की। जुर्माना भैया कितना होगा? 1 करोड़ रुपए का होगा। ठीक, देखिए आप लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो अपने जीवन का एक बहुत कठिन दौर इन परीक्षाओं में गुजारते हैं। उन्हें तरह तरह की नाना प्रकार की मानसिक, आंतरिक, आर्थिक, सामाजिक कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों से लड़ते हुए, अपने आप को मजबूत बनाते हुए अपनी तैयारी को वो आगे बढ़ाता है और अपनी मेहनत 3 से 4 साल, 2 साल, 1 साल, जितने भी दिन की मेहनत होती है वह 1 दिन में निकालता है। और उस 1 दिन की मेहनत में यदि उसकी परीक्षा जो है निरस्त हो जाए या उसकी परीक्षा के बारे में ये पता चले कि उसका पेपर आउट हो गया है, नकल हुई है, तो सोचिए कितना धक्का लगता है। ठीक, और अभी 2-3 वर्षों में ये घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। इन सब को रोकने के लिए बहुत सारी सरकारों ने जो है बिल लाया है। ठीक है, अभी हाल ही में जो बिल लाया गया है कि इस पर एक कड़ा कानून बनाया जाएगा और ये 10 साल की कैद होगी या तो, और 10 साल की कैद होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा। और ये अभी डिसीजन लिया है किस राज्य सरकार ने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ठीक, हिमाचल प्रदेश सरकार में। लेकिन इतना तो तय ही है, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, किसी के ऊपर जुर्माना लगेगा या नहीं, किसी को दंड मिलेगा या नहीं, लेकिन जिसकी मेहनत जाती है, जिसका परिश्रम जो है परिश्रम के साथ चीटिंग होती है, आप उससे पूछिए कि कितनी तकलीफ होती है। तो ये बड़ी चीज़ है। ठीक है, इस पर और गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, सबसे बड़ी बात, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जिसमें नकल की गुंजाइश ना हो। तो हमारी सारी समस्याएं अपने आप ही क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी और हमेशा जो है फेयर सिलेक्शन पे काम होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश की सरकार। ठीक, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, करंट बम के 10वें क्वेश्चन की ओर, सॉरी 15वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने 100 रुपए के नए नोट पर विवादित नक्शा छापा है जिसमें भारतीय क्षेत्रों को दिखाया गया है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। मेरी बिल्ली और मुझसे ही म्याऊं, एक कहावत है। जिस देश को आगे बढ़ाने में, जिस देश की आजीविका चलाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा हो, वह देश अब अपने ही अर्थव्यवस्था की जो प्रतीक होती है नोटें, उन नोटों में भारत के विवादित क्षेत्रों को दिखा रहा है। तो ये मैंने कहावत इसीलिए कही है कि इस देश को आगे बढ़ाने में, देश को सपोर्ट करने में हमेशा भारतीय क्षेत्रों का, भारतीय लोगों का, भारत से सरकार का योगदान रहा है। और ये अब थोड़ा सा चीन के सपोर्ट से अपने आप को थोड़ा तेज़ी से दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसने अपनी नई नोट में 100 रुपए के नई नोट में जो है कुछ ऐसे क्षेत्रों को भी दिखाया है जिस पर अधिकार और जो है लीगल दावा किसका है? वो भारत सरकार का है। तो ऐसा करने वाला देश कौन सा हो सकता है? तीनों आपके पड़ोसी हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका कौन सा देश? नेपाल। नेपाल ने अभी जो है अपनी नई नोटों में कुछ ऐसे क्षेत्रों को दिखाया है जिसमें इंडिया के क्षेत्र शामिल हैं। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन करंट बम के।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अच्छे से इसको प्रॉपर वे में तैयार करिएगा, अच्छे से इसकी नोट्स बनाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।